हाँ शांत हो जाए बेटा। व्यतिकरण चल रहा है जिसमें से हम लोग कल एक दिन पढ़ चुके हैं। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं तो तरंग प्रकाश की, क्यों भाई, और अच्छा है कुल मिला के। इसमें जो है इतने टफ निगमन नहीं मिलते, सरल सरल से होते हैं, इसकी अच्छी तैयारी करी जा सकती है। थोड़ी थोड़ी सी हम लोग और बात करते हैं। कल देखिए बेटा हम लोगों ने देख लिया था कि मान लो जब दो तरंगें जिनकी आवृत्ति लगभग समान हो, मान लो एक को मैंने दिखा लिया A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा मान लो मैं दिखा दूँ ऐसे करके A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई, जैसा भी है। अरे बोल भाई, अगर ऐसा है तो इन दोनों तरंगों को यदि एक ही दिशा में, एक ही माध्यम में एक साथ छोड़ दिया जाए संचरित होने के लिए, तरंगे समझ रहे हो ना बेटा, जैसे हम बोल रहे हैं तो ध्वनि एक तरंग है, ऐसे तरंगे जब एक साथ एक ही दिशा में, जिनकी आवृत्ति है, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए थोड़ी आवृत्ति ओमेगा, यह आवृत्ति यहाँ पर ओमेगा बराबर लिख सकते हो 2 पाई एफ, जहाँ एफ क्या है आवृत्ति, दोनों के लिए ओमेगा ओमेगा लिखा हो, मतलब दोनों की आवृत्ति लगभग या दोनों की आवृत्ति समान है। जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित कर दी जाती हैं तो क्या हुआ करता है कि अध्यारोपण के पश्चात, यानी ये दोनों तरंगे जब जुड़ेंगी तो परिणामी रूप से इनकी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाए। इसका प्रैक्टिकल करा जा सकता है। ऐसे मान लो ऐसे करके दो छिद्र कर लिए और इधर पर एक व्यक्ति को, यहाँ पर मान लो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, यहाँ मान लो पहले एक साउंड यहाँ आपका लगा हुआ है, साउंड है मान लो, दूसरा साउंड यहाँ लगा है, पहले इसको बजाया जाए तो इसको सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी उसी फ्लो से बजाया जाए तो उसको सुनाई दे रहा है। लेकिन जब हम लोग दोनों को एक साथ बजा दें तो इसको कम सुनाई दे, क्योंकि अध्यारोपण के पश्चात इनमें कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होगी, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता, ये तीव्रता जो घट बढ़ गई कब, अकेले तरंग पर नहीं होगी, जब दो तरंगे कम से कम जुड़ेंगी तो जो परिणामी तरंग निकलेगी उसमें कहानियाँ करी जा रही। तो जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर घट जाती है, कुछ बिंदुओं पर, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। क्या कल हम लोगों ने लिख लिया था, जिन बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ जाती है या अधिकतम होती है उसे संपोषी, क्यों भाई, और जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार से प्राप्त होता है। क्या तुम्हें बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, फिर से कल हम लोगों ने जो इनको जोड़ा था और जोड़ के परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र निकाले थे, शायद y बराबर कितना निकला था, r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है, प्लस थीटा था शायद, थीटा माने थे तो थीटा था, ठीक। ये परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र पहला मिला। दूसरा आर क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, आर बराबर क्या मिला था, अंडर रूल A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई, यहाँ फाई था। अरे बोलो। अच्छा तीसरा सूत्र मिला था कि परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो मिला था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूल I1 I2 कास फाई। अरे बोलो। मैक्सिमम के लिए आई मैक्स कितना मिला था बेटा, आई मैक्स मिला था अंडर रूल I1 प्लस अंडर रूल का होल ऑफ स्क्वायर। अब मिनिमम कितना मिला था, अंडर रूल I1 माइनस अंडर रूल होल ऑफ स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ। इसी तरह आयाम के पदों में क्या मिल गया था, A1 प्लस का होल स्क्वायर। सही। इधर क्या मिला था, ये मैक्सिमम तीव्रता आयाम के पदों में थी,
उधर माइनस मिल गया था। कल क्या का हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, अधिकतम और न्यूनतम के लिए कलांतर भी देख लिए थे, पथांतर भी देख लिए थे। क्या उनको निकालना सीख गए थे? पूरा कल 1 घंटे का लेक्चर यही हुआ था। आज हम लोग इनसे संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। तो जो बच्चे आज से जुड़ रहे हैं या वीडियो मेरा देख रहे हैं आज से, पिछला वीडियो नहीं देखे, तो पिछले हम इनको प्रूव करे थे जितना इधर सूत्र रखें कि ऐसा ऐसा होता है। सवाल के लिए हमें डायरेक्ट यही रट लेना है, और सवाल मैं तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। देखिए, पहले 2 तरंगे जिनके कुल मिला के SHM यानी सरल आवर्त गति करते हुए प्रगामी तरंगे हैं, चलने वाली तरंगे। भाई कक्षा 11 में तुम लोगों ने तरंगे पढ़ा ना, प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे। जैसे बंद आर्गन पाइप, खुला आर्गन पाइप, वहाँ अप्रगामी तरंगे देखे थे। क्यों भाई? ये 2 प्रगामी तरंगे हैं जिनके विस्थापन समीकरण y1 और y2 हैं। जब ये दोनों जुड़ेंगी तो परिणामी तरंग की जो समीकरण होगा वो ये होगा, परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो ये होगा, तीव्रता होगी ये। चलिए ठीक, एक बात इधर आओ बेटा, ये जो सूत्र मिला है, ये जो सूत्र मिला है, इस सूत्र को देख के बताओ क्या ये A1 क्या है? आयाम। A2 क्या है? और आयाम एक अदिश राशि है। कौन सी? लेकिन यार ये वाला सूत्र देखिए, क्या इस 2 वेक्टरों का सदिश योग का सूत्र रखा है, यानी ये अदिश राशि है लेकिन जुड़ती किस ढंग से है? जैसे 2 सदिश जुड़ रही हैं। अरे आया, इसको और थोड़ी सी हम लोग विश्लेषण करें तो ऐसे करके समझें। ये मान लो A1 है, क्या है? और ये मान लो A2 है। ये है क्या बेटा? प्रगामी तरंग के आयाम। अब जब इन दोनों का परिणामी मिलेगा तो परिणामी आयाम यानी परिणामी तरंग का जो आयाम है उसको मैंने R से दिखाया। और अगर इन दोनों के बीच कोण फाई हो तो हमने R बराबर अभी अभी सूत्र लिखा था, फिर से लिख रहा हूँ, कितना मिला था? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अरे बोले यार, फाई किनके बीच का बना कोण है? A1 और के बीच का कलांतर है, ऐसा बोलो। यानी जो 2 तरंगे थी, जो 2 तरंगे हमने छोड़ा एक ही माध्यम एक ही साथ, तो उनके बीच का जो कलांतर है उसको मैं फाई से व्यक्त कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे फिर से बताएं। मान लो y बराबर मैं लिख दूँ A sin ओमेगा t प्लस 30, और दूसरा लिख दूँ, ये y1 है y2 है, ये मान लो A1 है A2 है, साइन ओमेगा t प्लस 90। बता कलांतर कितना है? फाई की जगह कितना रखूँ? 30 रखूँ, 60 रखूँ, 90 रखूँ? 30, 60, 90, 60। अब समझ में आया कलांतर क्या है? अरे आया, फिर से जब मैंने निगमन करा था तो शायद ऐसे करा था, और दूसरा मैंने ऐसे करके फाई करा था, जब इन दोनों का निगमन करे थे और ये निकला था। अच्छा बताइए, इसमें और इसमें किसका कला ज़्यादा है, किसका कला कम है? इसमें ओमेगा टी है और इसमें ओमेगा टी प्लस है। अरे प्लस के साथ जो भी वैल्यू है तो मतलब वो आगे, अरे है। तो जिसमें ओमेगा टी है यानी जिसका कला कम है, उसके साथ जो आयाम मिलेगा उसे हम A1 मानेंगे, और जिसमें कला ज़्यादा है उसके साथ जो आयाम मिलेगा उसे, सवाल लगाते समय ध्यान देना है, A1 किसे माने और A2 किसे माने, ये सूत्र लगाना है। ठीक, अगर मान लो परिणामी और A1 के बीच मान लो थीटा कोण बने, कितना बने? तो इस परिणामी तरंग का जो विस्थापन समीकरण था वो R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा था। थीटा समझ में आया? थीटा क्या था? मान लो अगर हमें थीटा निकालना है, अगर हमें थीटा निकालना है तो क्या हमें सदिश योग आता है? सदिश योग में आपको थीटा निकालना समझाया गया था। अरे बोल यार, तो बता कितना? tan थीटा बराबर, बोले बेटा, वेक्टरों का योग। अब बोलो बेटा, A2, ठीक है, अच्छा रटी लो, A2 साइन फाई बटे A1 प्लस A2 कास फाई। इसके पहले कहीं इसको पढ़े हो? कहाँ? कक्षा 11, शायद पहला ही चैप्टर था यार, बेसिक मैथमेटिक्स। वेक्टरों का जोड़ घटाओ, और जोड़ पर अगर दो वेक्टरों को जोड़े तो परिणामी ऐसे मिलता है। ये
और उनके बीच का जो कोण है परिणामी के साथ और ए के बीच का जो कोण है थीटा, वो कुछ ऐसे निकाला जाता है। पढ़े थे? चलिए ठीक। A1 A2 किसे लेंगे बेटा? A1 किसको मानेंगे? जिसका फेज कम है। क्यों भाई? A2 किसे माने? अरे ठीक, परिणामी तरंग का समीकरण ये है, आयाम निकालने का सूत्र ये है, थीटा निकालने का सूत्र वो है। अरे ठीक, एक आध सवाल देखें। चलो हाँ लिखो बेटा, व्यतिकरण से संबंधित कुछ सवाल। व्यतिकरण से संबंधित कुछ सवाल। व्यतिकरण से संबंधित कुछ सवाल देख लो। व्यतिकरण से संबंधित कुछ सवाल लिख लो। y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 या ऐसे सीधा जोड़ के लिखो, प्लस 3 साइन ओमेगा टी यार यहाँ 3 करो, यहाँ 4 करो, अब लगाओ क्योंकि फिर कोण निकालने में दिक्कत हो जाए। हाँ ये दो तरंगे हैं, तरंगे दिख रही हैं बेटा, एक तरंगे है दूसरी तरंगे है। अध्यारोपण के पश्चात मतलब जुड़ने के पश्चात परिणामी तरंग का समीकरण क्या होगा? परिणामी तरंगों को जोड़ना सीख रहे हो, परिणामी तरंग का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि मैक्सिमम तीव्रता कितनी है, मिनिमम तीव्रता कितनी है, मैक्सिमम आयाम कितना है और मिनिमम आयाम कितना है। कुल मिला के इतना ही निकाल लो, दो ही चीज़ निकाल के दिखाओ। चालू हो जाओ बेटा, अभी बताया था कैसे करना है। क्या क्वेश्चन मैं बताऊं क्या? कर रहे हैं? आर निकालो। आर बराबर क्या था? निकालो फिर। ए कितना, A1 A2 कितना है? कौन सा ए है, कौन सा A1 है, कौन सा A2 है? A1 बराबर 4 है कि 3 है? 4 है, 3 है, 4। A2 कौन सा है? 3। तो यहाँ देख देख के रखो ना। फिर सूत्र क्या होता है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई। फाई क्या है? फाई इन दोनों के बीच का कलांतर। बताइए A1 की जगह कितना लिखूं? 4, 4 का स्क्वायर 16, A2 की जगह 3, 3 त्रिकाई 9 प्लस 2A1, A1 का मान 4, A2 का मान 3 गुणे कास 30 अंश का मान अंडर रूल 3/2। ये आपका लिखा 16 प्लस 9 प्लस अंडर रूल 3/2, 2 से 2 कट गया, 4 × 12, 12 अंडर रूल 3। कुल मिला के कितना आया? 16 9 25, 25 प्लस 12 अंडर रूल 3। ये क्या है बेटा? आर। ये क्या है? आर। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण क्या होता है? आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा परिणामी आयाम और A1 के बीच बना कोण।
अगर मान लो मैं इसको कुछ ऐसे समझाता, कैसे, ये आपका A1 और ये आपका A2, ये क्या है A1 का मान कितना है, ये है आपका A1 का मान कितना है 4, ये कितना है A2, इसका मान कितना है बोलो 3। तो क्या ये परिणामी R है जो अभी हमने निकाला, ये निकला है। अच्छा बता क्या ये थीटा है, तो क्या ये हमें ये वैल्यू रखना, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा। आया नहीं आया? अच्छा बताओ हम B की जगह कितना रखें 3, साइन थीटा की जगह 30 अंश, थीटा थीटा नहीं यहाँ 5, इन दोनों के बीच बना कोण होता है। A की जगह कितना 4 प्लस 3, और यहाँ लिख लें cos फाई मतलब 30, गुणा भाग करोगे, ऊपर लिखा है 3/2, लिखा है बेटा साइन 30 अंश का मान 1/2, ये लिखा है 4 प्लस 3 गुणे cos 30 √ 3/2, इसको लिखा जा सकता है 3/2 बटे 8 प्लस 3 √ 3/2, 2 से 2 कट गया। तो बताइए थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर आया tan इनवर्स 3/8 प्लस 3 √ 3, यहाँ उठा के रखिए, आर की जगह कितना रखें 25 प्लस 12 √ 3 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा की जगह कितना tan इनवर्स, अरे बोलो भाई tan इनवर्स 3/8 प्लस 3 √ 2, खत्म, 3 √ 3 है, खत्म बेटा, छापे। क्या हुआ, आयाम तो यही है ना, अंडर रूल नहीं लगाया क्या फिर से? अच्छा कुछ सरल से सवाल कराएं, कि थीटा उठा तुम लोगों से ढंग से निकल नहीं रहे, इन्वर्स देख के कुछ बायो वाले बच्चे डर रहे होंगे, क्यों? चलिए ठीक है, अच्छा फिर से लिखो। सरल से करो भाई। अच्छा बता, अगर मैं आई मैक्स पूछूं फिर क्या लगाते, आई मैक्स पूछूं, पिछले साल का है यूपी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन, आई मैक्स पूछा था एक सेट में, आई मैक्स का सूत्र किसी को पता है क्या, बताओ बेटा, सूत्र क्या है, आई मैक्स बराबर के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अरे बोलो, तो क्या मैं के एक नियतांक पद है, A1 कितना है, A1 का मान 4, A2 का मान का होल स्क्वायर, तो पता कितना लिखा है 49 के। अगर इन दोनों का अनुपात निकालते तो और अच्छा सा क्वेश्चन होता, आई मिनिमम निकाल लो, आई मिनिमम का मान कितना हो जाता है, सूत्र बताओ फिर से, के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, क्या मैंने सही लिखा है, तो बता क्या 4 - 3 क्या कुल मिला के के। अब बताइए अगर इनका मैं भाग कर देता तो कितना अनुपात आता, 49:1, खत्म, 49:1। अच्छा ठीक है, एक सरल सा क्वेश्चन कर लो, थोड़ी टफ हो गया है, मैं सोचा कोण वोण अच्छे निकल आएंगे, लेकिन वो इन्वर्स में चले गए। अब बहुत सरल सा पूछ रहा हूँ, वाई बराबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पाँच क्वेश्चन कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, देखते जाओ। वाई बराबर बोल दिया जाए 4 sin ओमेगा टी प्लस 3 sin ओमेगा टी प्लस 90। आप खुश हो जाओ, जल्दी जल्दी। परिणामी तरंग का समीकरण चाहिए, आर चाहिए, आर परिणामी तरंग का आयाम चाहिए, परिणामी तरंग की तीव्रता चाहिए, निकाल लो, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण चाहिए,
आई मैक्स और आई मिनिमम के बीच अनुपात चाहिए, निकाल डालो जो जो भी इसमें निकाल सकते हो। पहले बात तो परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण निकाल के दिखाओ कितना होता। कक्षा 11 भी कुछ कवर ही हो रहा है। जैसे विस्थापन समीकरण पूछा जाए तो तुम्हें पहले आर निकालना है। आर निकालो, आर निकालो उधर। आर का मान किसी का निकला? आर का मान a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास पाई। फाई इन दोनों के बीच का कलांतर कितना आया? कलांतर कितना है? कलांतर 90 है। अरे बोल यार, तो मैंने लिख दिया इधर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे कास पाई कास 90, दोनों के बीच का कलांतर ये हो जाएगा कास 90 का मान 0। तो यहाँ तक हो गया 0, कुल मिला के 16 और 9 25, 25 का अंडर रूल 5। चलिए, अरे ठीक है। अब बताइए समीकरण क्या होता? परिणामी तरंग का समीकरण y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो कुल मिला के पहला काम तो मुझे r निकालना है। अगर मुझे समीकरण चाहिए तो दूसरा काम मुझे थीटा भी हम लोग निकालें, क्योंकि ये सूत्र है बेटा, इस सूत्र में रखना है। तो r तो निकला है, इस सूत्र में रखने के लिए मुझे थीटा भी चाहिए। तो बता थीटा कितना है? ये इधर पे a का मान कितना था? 4। इधर पे 90 अंश पर 90 दोनों के बीच कलांतर कितना है? 90 अंश। 90 अंश पर ये कितना है? 3। परिणामी कितना है? 5। ये कितना है बेटा? 5। तो ये जो कोण होता है इसको हम लोग थीटा कहते हैं। बता थीटा कैसे निकाले जाएं? तो क्या डायरेक्ट सूत्र लगा लूँ? ये एक सूत्र होता है जो इसके पहले लिखे थे। क्या सूत्र लगाए थे भाई इसके पहले? tan थीटा बराबर बी साइन फाई बटे ए प्लस बी कास फाई। फाई का मान कितना? बी का मान कितना? 3 साइन फाई 90 अंश बटे ए का मान कितना? 4 प्लस बी 3 कास फाई। कास फाई का मान कास पाई का मान 90 अंश। 90 अंश का मान 0। ढंग से देखो तो 3/4 लिखा है। 3/4 लिखा है। कितने अंश का मान है? 37 अंश का। तो थीटा का मान कितना आया? 37 अंश। अब बता यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ? y बराबर r का जगह 5 लिख दूँ साइन ओमेगा टी प्लस 37 अंश। ये उत्तर है। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण ये है। जब दो तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं तो परिणामी तरंग जो मिलेगा उसका विस्थापन समीकरण ये होगा। तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों के जुड़ने के बाद जो नई तरंग मिल रही है उसका समीकरण। नहीं आ रहा है यार। एक काम तुम्हें क्या करना है? आर निकालना है। दूसरा काम क्या करना है? थीटा निकालना है। आर के लिए सूत्र है, थीटा के लिए वो सूत्र है। अब क्या गड़बड़ हो रहा है? फिर से अगर मैं पूछ लूँ, एक तो देख परिणामी आयाम तुम्हारा यही निकल आया, ये परिणामी आयाम है, ठीक है। दोबारा मैं क्वेश्चन ये कर लूँ, क्या करूँ? आई मैक्स और आई मिनिमम में संबंध। तो आई मैक्स तुम्हें पता है क्या होता है? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अरे होता है तो कर लो। कितना होता? 49:1 मैक्सिमम बटे मिनिमम। बोले यार, वही आ रहा है। चलिए कुल मिला के पहले तुम विस्थापन समीकरण लिखना सीख जाओ, बस यही बड़ी बात होगी। फिर से क्वेश्चन नंबर 3। अब किसी का गड़बड़ हुआ, मान लो मुझसे मार खा गया। 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण लिखिए।
परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण लिखिए। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण लिखिए। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। हाँ, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। पहले आर निकालो, दो काम करने हैं यार। एक तरफ आर निकाल लो, एक तरफ थीटा निकाल लो। आर कितना निकला 5, थीटा कितना निकला 37 अंश, कलांतर कितना है 90 अंश। कलांतर कितना है 90 अंश। सेम सवाल वही वाला, अरे है, लेकिन अब थोड़ी विस्थापन समीकरण बदल जाएगा। देख, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण इधर देखें। अभी कुछ लोग 5 निकालने में लगे होंगे, अब पूरा दिमाग लगा रहे होंगे। देखो ये कटिया रोटियाँ लगे तो हैं, अभी तक इनका 5 नहीं आया है। सबका आ गया। हाँ, बता बेटा, सूत्र क्या होता है? आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे ये ओमेगा टी के किसके लिए होता है? जो A1, बता इसमें से A1 A2 किसको माने थे? ये A2 माने थे। ये परिणामी तरंग का समीकरण कब मिला था? जब आपका यहाँ पर समीकरण कुछ ऐसे लिखा हो, y बराबर लिखा हो A1 साइन ओमेगा टी, पहला वाला लिखा हो, प्लस दूसरा वाला लिखा हो A साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखा हो, तब इसका परिणामी समीकरण कुछ ऐसे मिलता है। निगमन करते समय गौर से देखिए, जब मैं निगमन करा था तो ये निगमन करा था और ये मिला था, जिसमें से ये आपका 1 था और ये कौन सा था? अब जब 1 की जगह कितना था? ओमेगा टी, तो ओमेगा टी था, उसमें हमने थीटा जोड़ा था। अब आप देखिए आपकी जगह यहाँ पर क्या है? ओमेगा टी प्लस 30 है। इसका मतलब इस बात जो समीकरण बनेगा, मतलब हम जो परिणामी तरंग का समीकरण बनेगा ओमेगा टी प्लस 30 प्लस थीटा। कुछ लोगों की बात नहीं समझ में आई। अरे आई नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा था कि A1 किसको मानो और A2 किसको मानो, इसलिए समझा रहा था। बाकी आप A1 A2 को इधर उधर मान लेते तो परिणामी तरंग के आर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन फिर यहाँ समस्या हो जाती। अब बताइए इसकी जगह मैं कितना लिखूँ? 5, यहाँ क्या लिखूँ? साइन ओमेगा टी मेरा उतर गया 30 प्लस थीटा का मान कितना? तो परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण आता 5 साइन ओमेगा टी प्लस 67 अंश। ये उत्तर होता। देखिए दोनों के उत्तर सेम आए, आर और थीटा दोनों के सेम आए, लेकिन परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण पहले की अपेक्षा दूसरा आया है। पहले कितना आया था? 5 साइन ओमेगा टी प्लस 37, इस बार ये आया है। तो क्या तुम्हें समझ में आया हमने क्या करा है? चलिए ठीक, एक और सवाल। एक सवाल और अच्छे से बोल देंगे। हाँ लिखो भी। चौथा लिखो y बराबर लिखो बेटा 4 साइन ओमेगा टी अच्छा क्वेश्चन बन गया। 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 कर लो, माइनस 3 साइन
ओमेगा टी कर लो। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण ज्ञात कीजिए। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आप समझो, इसमें थोड़ी अलग दिख रहा है क्या? क्या है यहाँ? तो पहली बात माइनस आ गया, जबकि जब हम लोगों ने निगमन करा था वहाँ प्लस था। तो अब हमारे पास त्रिकोणमिति भी है, माइनस को प्लस में बदला जा सकता है, तो बदलो। अरे माइनस कहीं लिखा हो तो प्लस में बदला भी तो जा सकता है, बदलो। पता है इसको मैं हल करता तो क्या लिखता? y बराबर 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ प्लस ही चाहिए, तो बदलो। पता मैं इसको क्या लिख लूँ? साइन ओमेगा टी। पता है यहाँ कितना लिखूँ? प्लस 30 माइनस 30, सॉरी प्लस 90 माइनस 90। अच्छा मैं ऐसे लिख लूँ 90 माइनस ओमेगा टी कि 90 प्लस ओमेगा टी, क्या लिखा जाए भाई? दोनों से उत्तर मेरे हिसाब से प्लस ही आ जाता। आता प्लस आता कि नहीं आता? मुझे तो लगता ना आता। 2/3 चतुर्थांश है, हाँ 180 जोड़े, कुछ लोगों का आ रहा है। ये किस चतुर्थांश का है? ये प्रथम का है या सेकंड का है? 90 से घट रहा है तो इसमें आल पॉजिटिव रहते हैं। अरे रहते हैं, अब इनके सर है तो प्लस, ये माइनस है और इसका जो उत्तर आएगा वो प्लस का है, तो प्लस माइनस फिर से माइनस ना हो जाएगा। इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए, यहाँ माइनस आया तो माइनस फिर प्लस बने। अरे नहीं आया तो पता मुझे 90 से जोड़ना घटाना चाहिए कि 180 जोड़ना घटाना चाहिए? हाँ पहली बात तो समझ में आई तुम लोग। यहाँ मैं 180 माइनस करूँ कि 180 प्लस करूँ? माइनस करने में क्या दिक्कत है? माइनस 180 ये है, माइनस कर देगा तो 2/3 में आ जाता है। 2/3 में साइन का होता है प्लस का, तो प्लस माइनस का माइनस ही बना रहता। तो क्या है, मैं प्लस करूँ? हाँ मतलब यहाँ लिखूँ मैं प्लस और यहाँ लिखूँ मैं ऐसा, कुछ बनता है ऐसा। अब आया कि नहीं है? त्रिकोणमिति है। अरे मतलब आप कौन सा, इसको ऐसा भी लिख लो ओमेगा टी प्लस 180। अब बता कौन सा ए कौन सा बी, सॉरी कौन सा A1 कौन सा A2 आया? बता आर बराबर कितना आता? आर बराबर आता 5। अरे आता यार, कैसे 5 आता? मुझे तो लग रहा है कि नहीं आता। अभी का कुछ लोगों का 5। हाँ पूरन जी सर है। आर का मान आता 4 जी सर। आर बराबर अंडर रूल ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर 9 प्लस 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे कास पाई। पाई इन दोनों के बीच का कलांतर 150 अंश। नहीं आया? अरे भाई ये 30 है, वो 180 है, तो 150 कलांतर है ना। कास 150 अंश का मान, कास 150 अंश का मान 90 प्लस 30। पीछे आप लोगों को भी बोलना है 90 प्लस 30, 90 कांट चेंज साइन 30 1/2 माइनस का 1/2। सही लिख रहा हूँ? 90 प्लस 30 कि 90 प्लस 60? हाँ 90 प्लस 60, 90 प्लस तो चेंज साइन 60, साइन 60 का अंडर रूल 3/, प्लस का माइनस का, प्लस माइनस 2/3 चतुर्थांश में साइन का, यहाँ पर कास है तो कास का प्लस का ऐसा। अरे बोल दो, कुल मिला के तुमसे हो नहीं रही क्या सवाल? यहाँ लिखूँ माइनस का अंडर रूल 3/2, 2 से 2 कट गया। पता है इसको कितना लिखूँ? 25 प्लस सॉरी माइनस 3 अंडर रूल 3। अरे आया? बता थीटा कितना निकलेगा? छोटे लाल थीटा का सूत्र बता बेटा। शांत बोल। हाँ 4 अभी क्या बचा है क्या? 12 लिख लो। 4 नहीं कैंसिल, 2 से 2 चाहते हैं 12 मांगे। हाँ बोल बेटा। साइन शांत रहना, केवल ये बोले।
हाँ, तो इधर सूत्र होता है बी, यही तो होता है, प्लस ए प्लस बी। थीटा निकाल लेते, सूत्र पता है, बस सूत्र पता, सूत्र वाई बराबर, सूत्र क्या लिखते हैं, परिणामी तरंग का समीकरण वाई बराबर सूत्र होता है आर साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस थीटा। नहीं है, नहीं है, 30 क्यों रखा समझ गए, ये वाले में देखो बेटा, तो इसके साथ प्लस में है। अरे देखा, ऐसे करके सोच, ऐसे करके सोच, मान लो ये आपका A1 है और ये आपका A2 है, तो परिणामी तो यहाँ इस परिणामी तो इसके साथ लिया जा रहा है ना, तो ये जो A1 वाली वैल्यू थी वो ऑलरेडी 30 में है, इस कोण के साथ थीटा निकला, नहीं समझ आ रही, जो ये थीटा निकाला हो इसके साथ निकला है यार, तो ये ऑलरेडी इतने में है, उसके आगे, तो ये मैंने इसीलिए लिखा प्लस थीटा लिखा। नहीं है, और थीटा आप इधर से निकालो, थोड़ी अजीब सा निकलेगा, आर इधर से निकालो, उठा के यहाँ रखो, खत्म। मान लो इसका उत्तर ना है, tan इनवर्स में निकालो, कर लेते, नहीं कर पाते। मेरा समझाने का उद्देश्य क्या था, अगर माइनस आ जाए तो तुझे ऐसे करके प्लस में बदलना है। अरे ठीक, चलो अगला, एक और लास्ट, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। पांचवा, एक और लिख लो, मान लो ऐसे करके आ जाए, y बराबर मान लो आ जाए 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कास ओमेगा टी। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण लिखिए, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण लिखिए, दोनों के बीच का कलांतर कितना है लिखिए, परिणामी तरंग का आयाम कितना है लिखिए, मैक्सिमम तथा मिनिमम तीव्रताओं का अनुपात क्या है लिखिए। हाँ, इसको आपने कुछ ऐसे लिखा होगा, y बराबर 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90, क्रम से लिख लूँ, खत्म बात। कौन सा चतुर्थांश प्रथम द्वितीय में साइन का पद धनात्मक होता है, यहाँ माइनस भी लगा देता तब भी उत्तर आता, लेकिन हमने जब निगमन करा था तो आपको याद हो, पहला ओमेगा टी माने थे, तो दूसरा ओमेगा टी प्लस 5 माने। अरे बोल भाई, बस वही रखे। अब बता इसका आर कितना निकला, आर बराबर निकला होगा 5, क्योंकि थीटा है 90, और tan थीटा बराबर कितना निकला होगा, tan थीटा बराबर होता है 4/3 निकला, 3/4 निकला, 4/3, तो मुझे लगता है 57 अंश निकला, क्या 57 निकला ना, 57 की 53। ये जब 37 हो तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 37 है तो ये होता है 53, ये होता है 90। अब पता, अगर मुझे साइन 37 चाहिए, साइन 37 तो 3/5, कास 37 तो आधार बटे कर्ण 4/5, tan 37 तो लंब बटे आधार 3/4। अगर मुझे साइन 53 चाहिए तो 53 के सामने लंब ये तो 4/5। मुझे मान लीजिए कास 53 चाहिए, मुझे कितना चाहिए, कास 53 तो आधार बटे कर्ण मतलब 3/5, और मुझे tan 53 चाहिए तो होता है लंब बटे आधार यानी 4/3। तो बताइए 53 अंश का कोण है कि 37 अंश का, 53, तो कुल मिला के थीटा बराबर कितना है 53। बता भाई, समीकरण y बराबर, ये जब जुड़ जाता तो y क्या बनता, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो y का उत्तर कितना आता, तो y बराबर आता 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53, खत्म बात। ये परिणामी तरंग का समीकरण होगा।
और आपसे वही मैक्सिमम तीव्रता मिनिमम तीव्रता पूछता रहे तो कुछ नहीं करना यार, उसके आयाम उठाने थे, तो बार बार आपका उत्तर वही आ रहा होगा। आ रहा है क्योंकि मैंने आयाम किसी सवाल में बदले नहीं। अरे आया, चलिए ठीक, मान लो ऐसे क्वेश्चन आने लगे, ऐसा मान लिया जाए, एक लिखो, ऐसा मान लिया जाए कि आ ही रहा है। एक सवाल लिखो, 2018 यूपी बोर्ड, लिखा है y1 बराबर ए cos ओमेगा टी। सवाल लिखो, 2018 में विकल्पी प्रश्न में पूछा था, तो y1 बराबर 8 cos ओमेगा टी, 8, हाँ y1 बराबर 8 cos ओमेगा टी लिखा, y2 बराबर 6 cos ओमेगा टी प्लस थीटा, 6 cos ओमेगा टी प्लस थीटा। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम व न्यूनतम, सॉरी पहले न्यूनतम है फिर अधिकतम, न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है आपका 1:49, दूसरा है आपका 1:, तीसरा है आपका 49:1 और चौथा है आपका 7:1। पहले न्यूनतम है बाद में अधिकतम है। न्यूनतम और अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात कौन सा होगा? ऑप्शन रहे ये। बेटा अब ये भी नहीं आ रहा क्या? किसी का उत्तर आया? कितना आया? ABCD लगाओ बेटा। y1 दिया था 8 cos ओमेगा टी, y2 दिया है 6 cos ओमेगा टी प्लस थीटा। तो बता, अगर मुझे आई मैक्स आई मिनिमम चाहिए तो क्या हमें पता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बटे आई मैक्सिमम चाहिए, तो आपका सूत्र होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है कहाँ लिखा है यार। A तो ये है ना, A1 A2 जो भी है। A1 कौन सा है? 8 की 6, 8। जिसका जो है पेच यानी कला कम हो तो A1, जिसकी कला ज़्यादा हो A2, तो 8 है। अब किसी का आया? पहला तीसरा छोटे लाल लगाया है। A1 कितना है? A2 कितना है? घटाने से कितना बचा? 2। और A1 है 8 है, A2 कितना 6 है, तो हो जाएगा कितना? 14 का होल स्क्वायर। तो 1/7 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। हे प्रभु इनको थोड़ी ज्ञान दे। और टाइम पास कराए। हेडिंग डालो, अगली हेडिंग। हाँ, अभी तक हम किसका व्यतिकरण पढ़े हैं? प्रकाश का कि तरंगों का? तरंगों का। अब हम लोग प्रकाश चूंकि एक तरंग मानी गई है उसका व्यतिकरण पढ़ेंगे। अब क्या हुआ करता है कि व्यतिकरण के लिए, और भाई लोगों, व्यतिकरण के लिए मिनिमम मतलब कम से कम कितनी तरंगें एक माध्यम में चलनी चाहिए? 2 की 1, 2 कम से कम। अरे बोले यार, तभी तो अध्यारोपी, तभी तो जुड़ेंगी।
अब हीट है तो किससे जुड़ जाएगी यार? और जब जुड़ेंगी तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी, कुछ बिंदुओं पर। और ये अधिकतम न्यूनतम को हम लोग एक नया नाम दे दिए, व्यतिकरण बोल सही। अब देख, अभी तक हम लोगों ने क्या करा था, दो तरंगे ऐसे छोड़ते थे और अध्यारोपण के पश्चात उनकी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम मिलती थी। मतलब ऐसे करके उनके आयाम ऐसे ऐसे घटते बढ़ते रहते थे, तीव्रता भी घटती बढ़ती, कुछ ऐसे मिल रहे थे। अब यार हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि दो प्रकाश स्रोत, मान लो एक मोमबत्ती जला दी, दूसरी मोमबत्ती जला दी, अभी तक दो तरंगे छोड़ते थे तो अध्यारोपण के पश्चात कुछ कहानी ऐसे बनती थी, इधर समझते जाए बेटा। अब हम लोग मान लीजिए दो प्रकाश स्रोत कर दें, मतलब दो बल्ब एक साथ जला दिया जाए। अब फिर से वही कहानी करा जाए कि जब तरंगे जाएंगी, चूंकि प्रकाश एक तरंग है, जब तरंगे जाएंगी यानी प्रकाश की किरणें जब जाएंगी तो अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? ये एक जल रहा है, दो राड जल रहे हैं ना बेटा, क्या कुछ बिंदुओं में तुम्हें अंधेरा अंधेरा दिख रहा है और कुछ बिंदुओं में बहुत दीप्त दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, तो किधर नहीं दिखाई देते, बोल सही। ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर दो तरंगे, मतलब ध्वनि तरंगे की मेन रूप से बात कर रहा हूँ, दो एक साथ बोले तो कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कुछ बिंदुओं पर। लेकिन अगर मैं दो अलग अलग स्रोत रख लूँ प्रकाश के, तो जब प्रकाश की तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तरंगें तो अध्यारोपित हुई होंगी ना, लेकिन हमें क्या होता है कि यहाँ यानी पर्दे पर हमें बिंदु, कुछ बिंदुओं पर मिनिमम तीव्रता और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम तीव्रता प्राप्त। मिनिमम तीव्रता का मतलब कुछ बिंदुओं पर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे और कुछ बिंदुओं पर बहुत तीव्र दीप्त बिंदु दिखाई दे। ऐसा दिखाई हमें एक सा पूरे पर्दे में एक सा पूरा प्रकाश दिखाई देता है, बोल सही। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश में व्यतिकरण प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन एक यंग वैज्ञानिक थे, यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़े ना, वो यंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था। इसी तरह एक यहाँ एक यंग वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी ये बताया, चूंकि प्रकाश को यदि तुम्हें तरंग मानना है तो तरंगों में व्यतिकरण होता है। अभी तक हम लोगों ने सवाल पढ़ा, कल पूरी थ्योरी पढ़ी। अब प्रकाश एक तरंग है और अगर तरंग है तो उसमें भी व्यतिकरण होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत रखे तो ऐसा हमें प्राप्त नहीं हुआ पर्दे पर। मतलब सभी जगह पर्दे पर समान प्रकाश दिखाई दे रहा है, कहीं पर दीप्त और कहीं पर बिंदु दिखाई। इसका मतलब कुछ समय के लिए माना गया कि प्रकाश एक तरंग नहीं है, मतलब प्रकाश तरंग ही नहीं है। अगर तरंग होती तो ऐसा होता। लेकिन फिर यंग वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसे प्रूव कर दिया। उन्होंने क्या करा कि दो स्रोत नहीं लिए, उन्होंने क्या करा, एक स्रोत लिया। मतलब एक बल्ब यहाँ मान लीजिए उन्होंने जलाया, एक पर्दा रखा जिसमें एक छिद्र करा, बहुत संकीर्ण छिद्र। एक पर्दा और रखा जिसमें दो छिद्र, समान दूरी पर दो छिद्र कर दिए। एक छिद्र मान लो ये, दूसरा छिद्र है। और अब देखिए तो इस पर्दे पर कहीं पर बहुत दीप्त प्रकाश दिख रहा था, कहीं पर अंधेरा दिख रहा था, कहीं पर मतलब बिंदुवत दिखने लगा। और जो इस तरह से बिंदुवत ये बिंदु बिंदु दिखने लगे तो वो फिर से वही आइगन वहाँ से जोड़ दिया व्यतिकरण से। भाई यहाँ से एक तरंग गई, एक किरण गई, यहाँ से गई, फिर यहाँ से यार यहाँ दो में टूटने लगी, तो यानी एक से दो में कन्वर्ट हुई ना। अब भाई व्यतिकरण के लिए कम से कम दो तरंगे चाहिए ना, तो यहाँ से दो तरंगे बनाया उन्होंने। और फिर जब ये अध्यारोपण के पश्चात जुड़ना घटना चालू हुई, कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता अधिकतम हुई, जहाँ पर तीव्रता अधिकतम हुई वहाँ पर दीप्त बिंदु दिखने लगा, और जहाँ पर न्यूनतम तीव्रता थी वहाँ अंधेरा दिखने लगा। और इस तरह से इस पर्दे में बिंदु बिंदु दिखने लगे, दीप्त और अदीप्त बिंदु दिखने लगे। अरे बोल। और इसका फिर से उन्होंने नाम दे दिया कि ये है क्या, तो उन्होंने कहा ये व्यतिकरण है। और किसका व्यतिकरण है? प्रकाश का। अभी तक हम किसका व्यतिकरण पढ़ रहे थे? चूंकि अगर तरंग मतलब प्रकाश एक तरंग है तो हमें तरंग के जो गुण होने चाहिए प्रकाश में होने चाहिए। इसके लिए यंग ने फिर से एक प्रैक्टिकल करा और जो इस तरह करा। अब इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से, मतलब दो टो बल्ब अलग अलग जलाऊं तो फिर व्यतिकरण क्यों नहीं मिलता? और फिर अगर मुझे प्रकाश का व्यतिकरण चाहिए
तो कैसा प्रैक्टिकल कणों के व्यतिकरण मिलने लगे, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त नहीं होता, क्यों, और दूसरा लिखेंगे अगर हमें प्राप्त करना है तो क्या करें। ठीक है, प्राप्त करने की शर्तें लिखो बेटा, हेडिंग डालो, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, स्पष्ट कीजिए, प्राप्त नहीं होता, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिख लीजिएगा हाँ, इधर थोड़ी समझ लो यार, y बराबर कितना, मान लो कोई समीकरण रखें, a1 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। गौर से सुने, अभी मैं लिखाने के पहले सुनूंगा, इसलिए गौर से सुनो। हाँ, इन दोनों तरंगों के बीच कलांतर, दोनों तरंगों के बीच का कलांतर हाई है। अरे है, जब ये तरंगें संचरित होंगी तो इनके प्रत्येक बिंदु पर कलांतर कितना बना रहेगा, हाई, कितना बना रहेगा। हाँ, ये कैसे, मान लो एक तरंग में ऐसे डाला, दूसरी तरंग मैंने कुछ ऐसे डाला, तो इनके बीच का जो ये कलांतर है ये कितना बना है, फाई। अरे कितना, यहाँ चेक करूँ तो भी कितना है, फाई, यहाँ चेक करूँ तो भी कितना है, फाई। संचरण के समय दोनों तरंगों के, जो तरंगों के बीच का जो कलांतर था वो नियत बना रहता है। अगर नियत बना रहा तो जिस स्रोत से ये प्रकाश निकला था और जिस स्रोत से ये तरंग या प्रकाश निकला था, इन्हें हम कहा करते हैं कला संबद्ध स्रोत। और अगर ये कलांतर नियत बना रहेगा तो व्यतिकरण प्राप्त होता है, वरना प्राप्त, ये यंग ने अपने प्रयोगों में रखा था। अब यहाँ प्राप्त नहीं होता। अगर मैं दो बल्ब अलग अलग जला दूँ तो हमें व्यतिकरण प्राप्त नहीं होता। तो रीजन क्या हो सकता है कि जब अलग अलग स्रोतों से प्रकाश की तरंगें चलती हैं तो उनके बीच का कलांतर नियत रहता है कि नहीं रहता। अगर रहता तो व्यतिकरण मिलता हो, अगर नहीं रहता तो व्यतिकरण, और हमें व्यतिकरण नहीं मिला, मतलब हम क्या कहते हैं, उत्तर आ गया नहीं है। अच्छा बता क्या कहता है कि जब दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत होते हैं, यानी दो मोमबत्तियां जला दी जाएं अलग अलग, अरे ठीक, तो इनसे व्यतिकरण नहीं मिलता। इसका कारण क्या है कि जो प्रकाश तरंगें संचरित हो रही थी उनका संचरण के साथ कलांतर बदलता जा रहा है, यानी उनका कलांतर नियत, अतः व्यतिकरण नहीं मिलता। अगर कलांतर नियत रहे तो व्यतिकरण मिलेगा। अरे नहीं है, लिखो बेटा, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों जैसे दो बल्ब अथवा दो मोमबत्तियों, जैसे दो बल्ब अथवा दो मोमबत्तियों को किसी पर्दे के सामने रखकर, इनसे व्यतिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनसे व्यतिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनसे व्यतिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि, बताओ बेटा क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता।
क्योंकि जब इनसे प्रकाश तरंगें चलती हैं तो उनके बीच का जो कलांतर है वो समय के साथ नियत है कि बदल रहा है। हाँ चलिए ठीक। क्योंकि कामा नोटेड कामों में हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। इन स्रोतों से चलने वाले प्रकाश तरंग, इन स्रोतों से चलने वाली प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंगों करिए, प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। अर्थात ये प्रकाश स्रोत, अर्थात ये प्रकाश स्रोत अर्थात ये प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत नहीं होते, कला संबद्ध ऐसे लिख, स्रोत नहीं होते, स्रोत नहीं होते, खत्म। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? समय के साथ कला परिवर्तित, संचरण के समय दो तरंगों के बीच का कलांतर परिवर्तित। हेडिंग डालो, प्रकाश का विकिरण प्राप्त करने की शर्त, और इम्पॉर्टेंट लगा लो जितने लगाना हो, इम्पॉर्टेंट। प्रकाश का विकिरण प्राप्त करने की शर्त, प्रकाश का विकिरण प्राप्त करने की शर्त हाँ, इधर पहली बात तो प्रकाश का अगर हमें विकिरण चाहिए तो स्रोत एक नहीं, वो सॉरी दो नहीं, एक होना चाहिए। बोल सही, दो अलग अलग बल्ब ना जला के एक हम बल्ब जलाएं और उससे कुछ दूर पर पर्दा रखें, फिर एक पर्दा और रखकर दो स्रोत बनाएं। यहाँ से तरंग ऐसे जाती है, तरंग संचित होती है, तो दो तरंगों में तोड़ते, इसके बाद अगले पर्दे पर इसका विकिरण प्राप्त करते। तो पहली शर्त क्या है? प्रकाश के दो स्वतंत्र स्रोत एक होना चाहिए, ठीक। और इस प्रकाश, ये स्रोत है, स्रोत मतलब समझ गए ना, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता। अरे ठीक। दूसरा, ये दोनों छिद्र दिख रहे हैं क्या तुम्हें? ये एक दूसरे के अत्यधिक निकट होने चाहिए। अरे समझ नहीं है। तीसरा, अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए, मतलब बहुत पतले से, बहुत बड़े बड़े से नहीं कर देना। चौथा, कितना पहला भूल गया? हाँ, प्रकाश का विकिरण प्राप्त करने के लिए स्रोत एक ही होना, दो स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का विकिरण प्राप्त नहीं होता है। अरे ठीक। दूसरा, ये क्या है? छिद्र। छिद्रों का जो आकार है बहुत संकीर्ण होना चाहिए, दोनों के छिद्रों के जो बीच की दूरी है बहुत कम होनी चाहिए। समझते जाओ। इसमें ऐसे यहीं से फिर सवाल बनना चालू होंगे, इसमें सवाल बहुत ज़्यादा है। ठीक, 3 हो गए। चौथा, यहाँ से यहाँ जब प्रकाश की किरणें जा रही हैं, अरे जा रही हैं, इन दोनों के आयाम, मतलब यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी अगर सेम रहेगी तो आयाम सेम हो जाएंगे।
इन दोनों के आयाम लगभग बराबर या बराबर ही हों और इनकी तरंग दैर्घ्य भी लगभग बराबर और जो इनकी आवृत्ति है वो भी लगभग बराबर होनी चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दोनों तरंगों की या दोनों प्रकाश तरंगों के आयाम बराबर होना तथा तरंग दैर्घ्य भी आपस में, अरे बोल यार, तीसरा, चौथा इनकी आवृत्ति भी आपस में बराबर। चलो ठीक है, पहला लिखो, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से विकिरण प्राप्त नहीं होता। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से विकिरण प्राप्त नहीं होता, अतः एक ही प्रकाश स्रोत होना चाहिए। एक ही प्रकाश स्रोत होना चाहिए। दूसरा क्या बताया था यार? दूसरा, हाँ तो लिखिए, अगला लिखिए, प्रकाश के दोनों स्रोत कोष्ठ में लिखो छिद्र। अरे भाई यहाँ मेन स्रोत ये था, फिर यहाँ से हमने दो तरंगों में तोड़ा था ना, अब हम यहाँ पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं तो हमें तो ये दोनों स्रोत कहेंगे, हम ये दोनों स्रोत का कार्य करेंगे। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत पढ़े? बोल भाई, पढ़े तो मान लो ये क्या तरंगाग्र क्या है, तो क्या उसमें उपस्थित सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, तो क्या तो ये प्रकाश स्रोत है मुख्य रूप से ये, क्या इनको भी स्रोत ही कहूँगा मैं? और नहीं समझ आ रहा तो कोष्ठ में चित्र लिख लो, ये प्रकाश के स्रोत हैं कि नहीं? कैसे? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत पर ऐसा कुछ बताया था ना उसने। हाँ ठीक है, तो लिखो, प्रकाश के दोनों स्रोत, कोष्ठ में ये वाले छिद्र S1 S2 लिख सकते हो, जो भी लिखना हो। छिद्र अति निकट होना चाहिए, अति निकट होना चाहिए। अभी नीचे चित्र बनाएंगे, सबसे स्पष्ट हो जाए। अति निकट होना चाहिए, अति निकट होना चाहिए। तीसरा नंबर, तीसरा क्या था? अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। हाँ लिख लो, ये दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। मूल प्रकाश स्रोत एक रहेगा, इसके बाद पर्दे पर दो छिद्र करेंगे जिन्हें भी प्रकाश स्रोत ही कहेंगे। ठीक, हाँ कितने हो गए? 3। चौथा क्या था यार? 5 है। चौथा लिखो फिर, हाँ लिखो प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां आयाम लिख लो, प्रकाश तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। प्रकाश तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। प्रकाश तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। अच्छा, इसके पहले वाले सवाल जब हम लोग लगा रहे थे तो A1 A2 मिल रहा था, देखे थे बेटा? वो बराबर नहीं थे, किसी में 3 ले रहा था, किसी में 4 ले रहा था, परिणामी का 5 आ रहा था। बोल सही। तरंगों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं। हम कौन किसके लिए शर्त लिख रहे हैं? प्रकाश
वहाँ पर वो चीज़ें बराबर होनी चाहिए। जहाँ पर मैं 3 sin ओमेगा टी लिखता था, फिर 4 cos ओमेगा टी ऐसा कुछ लिखता था, तो वहाँ दोनों जगह 3 ही मुझे अब लिखना पड़ता अगर प्रकाश के लिए रखूँगा तो। शर्त है, नहीं तो फिर मिलती नहीं तरंग। हाँ, तो हम पाँचों क्या लिख लिए, प्रकाश तरंगों के आयाम बराबर या लगभग, ये 5 थे। एक और लिख लेंगे, 6 लिखो, एक और लिखो। ये वाले जो स्रोत हैं, कौन से, छिद्र वाले जो स्रोत हैं, छिद्र वाले स्रोत हैं, मूल स्रोत है। अतः इनको हम स्रोत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आइगेंस के अनुसार अगर मैं यहाँ ऐसे ऐसे करके तरंगाग्र खींचूं, क्या खींचूं, तरंगाग्र क्या होता है, जहाँ पर उपस्थित कणों के कंपन समान कला पर होते हैं। अरे बोल, अगर ये तरंगाग्र है तो तरंगाग्र में उपस्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का, तो क्या ये भी एक तरंग स्रोत है और ये भी एक तरंग स्रोत है, इसलिए इनको भी स्रोत कह रहा हूँ। रियल में ये छिद्र, पर्दे में थोड़ा छिद्रा करे जाते हैं। अरे ठीक, लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें प्रकाश यहीं से आता है, वो प्रतीक हो रहा है, तो हमारे लिए तो यही छिद्र है। ठीक, मूल स्रोत एक होता है। तो ये जो दोनों छिद्र होने चाहिए वो कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। कला संबद्ध मतलब, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, मतलब जब यहाँ से तरंगे यहाँ निकले, अब उनके बीच का कलांतर नियत बना रहे, परिवर्तित ना हो, और जिनका परिवर्तित हो जाएगा वो कला संबद्ध स्रोत, और अगर परिवर्तित हो गया तो फिर वो व्यतिकरण भी उत्पन्न नहीं कर पाते। बोल सही, लिखो फिर। हाँ, 6वां नंबर लिखिए, दोनों स्रोत कोष्ठ में छिद्र लिख सकते हैं। कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए, संबद्ध स्रोत होना चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। हेडिंग डालो, यंग का प्रयोग, यंग का प्रयोग। कितना टाइम हो गया, ठीक है, कल देखो यंग का प्रयोग, कल देखो यार। थोड़ी यंग के प्रयोग में काम थोड़े से कर लीजिएगा। किताब है कितने लोग, सभी के पास किताब। कल यंग का प्रयोग आप लोग जिनके पास एनसीईआरटी जिनके पास मित्तल जो भी है वो देख के आएंगे, कहाँ पर वो चित्र बना लेंगे, क्योंकि यहाँ आप लोगों से गड़बड़ चित्र हो जाए। वो कर्व बनाने पड़ते, कर्व यहाँ पर आप लखनऊ में लेके आओगे नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाए। आप हो सके तो चित्र बना के आइए, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।